Hello students, yesterday we have learned the difference between the zone plate and the lens. Zone plate और lens में क्या difference होता है and diffraction at a straight edge. किसी straight edge से जो diffraction होता है वो कैसे होता है उसका theoretical analysis भी हम लोगों ने पढ़ लिया था और हमने देखा था कि जो हम पॉइंट ऑफ कंसिड्रेशन मान रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ कंसिड्रेशन है जिसमें कि एम्पलीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है या इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वहाँ पर जो इंटेंसिटी थी वो आपकी आ रही थी m1 स्क्वायर. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस द पोजीशंस ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज़. जो हमने कल पढ़ा था उसी में हमें ये देखना है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज़ हैं उनकी पोजीशंस क्या क्या होंगी. तो मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज़ की पोजीशन को निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो ये फिगर आपने कल ड्रॉ किया था ना, तो इस फिगर में हमने देखना है, हमें पाथ डिफरेंस निकालना है. तो पाथ डिफरेंस जो है हमें किस किस के बीच में निकालना है, ओ डैश पी डैश एंड ओ पी डैश, इनके बीच का पाथ डिफरेंस निकालना है. ये वाली रे और ये वाली रे का हमें पाथ डिफरेंस निकालना है. ठीक है, तो हमें पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज़ जो होगी वो मिल जाएगी. ओके, सो पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज ओ डैश पी डैश एंड ओ पी डैश. तो पाथ डिफरेंस हमें पता है कैसे निकालते हैं, ओ पी डैश माइनस ओ डैश पी डैश, ओ पी डैश दिस माइनस ओ डैश पी डैश. अब ये जो ओ पी डैश है इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ओ पी डैश, ओ पी डैश जो है हम इस वाले डायग्राम से, इस वाले ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल है, इससे हम निकाल सकते हैं ओ पी डैश की वैल्यू. तो ओ पी डैश जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल में ओ पी डैश जो है वो आपका हाइपोटेन्यूज है. तो ओ पी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी पी डैश का स्क्वायर. सो ओ पी डैश की वैल्यू कैसे आ गई, आ गई आपकी अंडर रूट ओ पी डैश ओ पी स्क्वायर प्लस पी पी डैश स्क्वायर का अंडर रूट. ओके, दिस विल बी ओ पी डैश. सो ओ पी डैश को हमने लिख लिया ओ पी स्क्वायर प्लस पी पी डैश स्क्वायर का अंडर रूट. ओके, पावर हाफ. नाउ दी ओ डैश पी डैश. अभी जो ओ डैश और पी डैश है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एस पी डैश माइनस एस ओ डैश. अगर मैं इस एस पी डैश में से ये वाली लेंथ अगर हटा दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ओ डैश पी डैश. ठीक है, तो ये ओ पी स्क्वायर प्लस पी पी डैश स्क्वायर का अंडर रूट माइनस एस पी. इस एस पी डैश को हम कैसे निकाल सकते हैं, एस पी डैश को, तो एस पी डैश जो है इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल सकते हैं. एस पी डैश इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करेंगे. तो इस राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि एस पी डैश पी, राइट एंगल ट्राइंगल एस पी डैश पी में आप देखेंगे तो एस पी डैश जो होगा वो होगा एस पी स्क्वायर प्लस पी पी डैश स्क्वायर का अंडर रूट. ठीक है, तो वही लिखा है हमने, एस पी स्क्वायर प्लस पी पी डैश स्क्वायर का की पावर हाफ यानी कि अंडर रूट. ओके, माइनस एस ओ डैश को हमने एज इट इज एस ओ डैश लिख दिया. सो ओ पी स्क्वायर इज वॉट, ओ पी कितना है आपके पास देखेंगे हम, ओ पी ओ पी ओ पी, दिस ओ पी इज वॉट बी. ये जो बी है इस ऑब्स्टेकल से और जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ जो कंसिडरेशन है वो माना हुआ है पी, तो ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है वो है बी. ओके, तो ओ पी है आपका बी, तो ओ पी स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर. पी पी डैश जो है वो हमने माना हुआ है एक्स, जो कल माना था वही है, तो पी पी डैश हो गया एक्स, सो एक्स का स्क्वायर. ठीक है, फिर माइनस एस पी. अब ये एस पी क्या है, एस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो यहाँ से इस ओ तक की डिस्टेंस जो है वो है हमारे पास ए, और इस ओ से पी तक की डिस्टेंस जो है वो है हमारे पास बी. सो एस पी जो हो गया आपके पास आ गया ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस पी पी डैश स्क्वायर, पी पी डैश स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर का अंडर रूट. ठीक है, सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ माइनस एस ओ डैश. ये देखेंगे आप एस ओ डैश कितना है, दिस एस ओ डैश, सॉरी एस
ओ डैश, ठीक है। सो एस ओ डैश हम देख सकते हैं कि ये जो एस ओ है, एस ओ, ये जो वाई वाई डैश, आप ये देखो वाई वाई डैश, दिस वाई वाई डैश, ये वाई वाई डैश का एक स्पेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है। सो इट इज़ द स्पेरिकल वेव फ्रंट ऑफ द पॉइंट लाइट सोर्स एस, पॉइंट लाइट सोर्स एस, ठीक है, जो कि एस जो है इसमें क्या है, सेंटर हो गया। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि एस ओ डैश जो है वो एस इस ओ के, एस ओ के, ठीक है, यहाँ पे फिर हाँ एस ओ लिखा है, एस ओ के इक्वल हो सकता है। तो हम मान सकते हैं कि एस ओ डैश इज इक्वल टू एस ओ, और एस ओ कितना है हमारे पास, ए। तो हमने एस ओ डैश को नियरली इक्वल टू मान लिया है ए के, ठीक है। इसलिए एस ओ डैश जो है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ए, ओके। बट इन एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो होता है, एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल सेटअप वहाँ पे होता क्या है, जो एक्स होता है इट इज़ वेरी वेरी लेस देन बी। इस बी डिस्टेंस से ये जो एस है, एक्स सॉरी एक्स जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस बी डिस्टेंस से बहुत बहुत कम है, यानी कि एक्स जो है वो बी की कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ठीक है। तो बी की कंपैरिजन में अगर छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं, बी को जो है कॉमन ले सकते हैं इस इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम बी को कॉमन ले सकते हैं फ्रॉम दी फर्स्ट टर्म। इस वाले टर्म से हम बी को कॉमन ले सकते हैं, और ए प्लस बी को जो है हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं सेकेंड टर्म से, ठीक है। सेकेंड टर्म से हम ए प्लस बी को कॉमन ले लेंगे, और फर्स्ट टर्म से हम बी को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और फिर हम सीरीज़ को एक्सपेंड कर देंगे और नेग्लेक्ट कर देंगे हायर ऑर्डर टर्म्स को, ओके। सो नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, ठीक है। एंड यहाँ से जो है हमने बी कॉमन लेना है, यहाँ से हमने लेना है ए प्लस बी कॉमन, तो ले लेते हैं। फर्स्ट आपका ये है क्या, पाथ डिफरेंस निकल रहा है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, यहाँ से हम ले लेंगे बी कॉमन, ठीक है। तो जब बी कॉमन ले लेंगे फर्स्ट टर्म से, तो आप देखो यहाँ पर देखो, इस वाली सीरीज़ में देखो, हम यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, बी स्क्वायर की पावर हाफ जो है वो कॉमन आएगा, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। बी स्क्वायर की पावर हाफ तो कितना आ गया, बी। अच्छा, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे हम सीरीज़ को, 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, वही वाला जो है फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर हम केवल हायर ऑर्डर टर्म नहीं लेंगे, केवल दो टर्म जो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म है उसको ही ले लेंगे। तो 1 प्लस एन, एन कितना है यहाँ पर, हाफ, 1 प्लस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और हायर ऑर्डर टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो हायर ऑर्डर टर्म्स हम लिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा बी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर, तो यही लिखा है बी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर, ठीक है। माइनस यहाँ पर देखेंगे इस वाले टर्म में देखो, a प्लस बी कॉमन ले लेंगे हम, तो a प्लस बी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, इस वाले केवल इसमें देखेंगे आप, ये माइनस साइन जो है यहाँ अंदर जाकर के इसको प्लस कर देगा, तो ये प्लस a तो हमने अलग लिख दिया, ठीक है। अब मैं केवल ये वाला टर्म ले रही हूँ माइनस के दिस टर्म, तो माइनस का दिस टर्म में अगर मैं a प्लस बी कॉमन लेती हूँ तो a प्लस बी, और अंदर रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस, देखो मैं इसको लिख लेती हूँ, ए प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसकी पावर हाफ कॉमन आएगी, ठीक है। और अंदर रह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसकी पावर हाफ। तो 1 प्लस एन एक्स का फॉर्मूला फिर यहाँ पर भी लगेगा, 1 प्लस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। तो उसको करके हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर का अंडर रूट तो a प्लस बी हो जाएगा, और अंदर खुल जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर एन है, तो 1 प्लस एन एक्स, एन क्या था यहाँ पर, हाफ, ठीक है। तो हाफ आ जाएगा आगे पे, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वैसे ही करना है जैसे हमने ये वाला किया था, तो सेम वैसे ही करना है इसको सॉल्व, ठीक है।
तो और हायर ऑर्डर टर्म को जो है नेगलेक्ट कर देंगे। तो हायर ऑर्डर टर्म को जब हम नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास केवल ये दो टर्म ही रहेंगे। तो 1 + एक्स स्क्वायर अपॉन 2 a + b का होल स्क्वायर आ गया, प्लस ए, ये जो हमने पहले ही अलग कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने ये लिखा हुआ कि दिस इज एक्सपेंडेड 1 + x⁴n। तो यहाँ पर अब हम इसको खोल देंगे, इस वाली इस b को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, b + b × x² अपॉन 2b² माइनस a की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ और यहाँ, तो -a × x² अपॉन 2a + b², ये दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब b की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ और यहाँ, तो -b और -b अपॉन x² अपॉन 2a + b का होल स्क्वायर, और प्लस a तो यहाँ चल ही रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा और b से यहाँ b कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कौन कौन से टर्म्स रह गए, ये वाला और ये वाला टर्म रह गया। अब इनको हम एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ से इस और इस टर्म से देखेंगे हम कि x² / 2 कॉमन आ रहा है, तो x² / 2 कॉमन ले लिया, और b अपॉन यहाँ पर रह जाएगा b अपॉन b² माइनस यहाँ रह जाएगा a अपॉन a + b का होल स्क्वायर, यहाँ से x² अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा b अपॉन a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। x² अपॉन 2 बाहर ही रहेगा, ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन b फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म जो है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को जब हम देखेंगे कि यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो माइनस कॉमन आकर के यहाँ आ गया a + b, और अपॉन में क्योंकि एक ही है तो डिनोमिनेटर, तो a + b का होल स्क्वायर, तो -a + b और a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ से एक a + b कैंसिल हो गया। तो आपके पास x² / 2 × 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a + b। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम एलसीएम ले करके, तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास x² / 2, और यहाँ ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा a + b माइनस b अपॉन b × a + b, तो ये कैंसिल हो गया, a अपॉन b × a + b आ गया, a अपॉन b × a + b। तो आपके पास जो पाथ डिफरेंस है वो आ गया x² / 2 × a अपॉन b × a + b, ये, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब अगर क्या हो कि अगर O'(O), जो O'(O) है, दिस O'(O), सॉरी दिस O'(O), ये O'(O) अगर कंटेन करता है ऑड नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स, अगर ये ऑड नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स कंटेन करता है, इसके पास ऑड नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स हैं, तो तब एक मैक्सिमम विल बी फॉर्म एट पॉइंट P'। इस पॉइंट P' पे मैक्सिमम जो है वो फॉर्म होगा, मैक्सिमम बनेगा, ठीक है। इस पॉइंट P' पे, इस पॉइंट P' पे जो एक मैक्सिमम बनेगा, और जो पाथ डिफरेंस है इस केस में वो एक ऑड नंबर होगा, हाफ वेवलेंथ का ऑड नंबर। तो हाफ वेवलेंथ यानी कि λ/2 का ऑड मल्टीपल हमें बनाना है, यानी कि हम लिख सकते हैं 2n - 1, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में जब जो है हमने O' को मान लिया कि वो ऑड नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स जो है कंटेन करता है, तो तब जो मैक्सिमम होगा वो P' पे फॉर्म होगा, ठीक है। और मैक्सिमम जो है P' पे अगर एक फॉर्म होता है तो पाथ डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, वो भी एक ऑड नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ होगा, ठीक है। और अगर O' जो है, ये O' या O' जो है, ये एक इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स को कंटेन करता है, तो मैक्सिमम जो है P' पे फॉर्म होगा, लेकिन पाथ डिफरेंस जो है वो इवन नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ होगा, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ कंडीशंस लिख सकते हैं इसके लिए, कि ये मैंने यहाँ पे लिखा है जो मैंने अभी बताया तुम्हें, कि जो O' जो है वो कंटेन करता है अगर ऑड नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स, तो ऐसा होता है, और जो पाथ डिफरेंस है वो ऑड नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ होगा। तो मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू 2n - 1 λ/2, यानी कि हाफ ऑफ वेवलेंथ का ऑड मल्टीपल। हाफ ऑफ वेवलेंथ का ऑड मल्टीपल कैसे होगा, 2n - 1, तो n की जगह पे 1 पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 2n - 1 में अगर हम n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 1 λ/2, यानी कि λ/2, ओके। फिर से अगर हम n इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो
3 लेमडा बाई 2। फिर अगर हम n इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं तो 5 लेमडा बाई 2। तो आप देख रहे हैं ये ऐसा आ रहा है लेमडा बाई 2, फिर 3 लेमडा बाई 2, फिर 5 लेमडा बाई 2। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये हाफ वेवलेंथ का ऑड मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस जो होगा वो हाफ वेवलेंथ का ऑड मल्टीपल होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मिनिमा जो होगा वो क्या होगा, हाफ वेवलेंथ का इवन मल्टीपल होगा। ठीक है, अगर ओ डैश ओ जो है वो हाँ हाफ नंबर ऑफ पीरियड इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स कंटेन करता है, तो तब जो पाथ डिफरेंस होगा पी डैश पे जो मिलने वाला पाथ डिफरेंस होगा वो भी क्या उसका पाथ डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, इवन मल्टीपल ऑफ दी हाफ वेवलेंथ। ठीक है, तो इवन मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ को हम कैसे लिख सकते हैं, 2n लेमडा बाई 2। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं n की जगह पे, यहाँ 1 रखते हैं तो लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2। ठीक है, अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो हो जाएगा 4 लेमडा बाई 2, ऐसे ही 6 लेमडा बाई 2, ऐसे ही 8 लेमडा बाई 2। तो आप देख सकते हैं कि हाफ वेवलेंथ का इवन मल्टीपल मिल रहा है। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस इस तरीके से होगा। तो अगर हम ये जो पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया ये, और फिर हमने जो है हमने ये अलग से ये लिखिए इवन एंड ऑड एंड इवन नंबर ऑफ हाफ स्ट्रिप्स के लिए, हाफ पीरियड स्ट्रिप्स के लिए। तो इनको अगर हम कंपेयर करें, अब हम इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 को कंपेयर करें, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दिस इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 ए अपॉन बी ए प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है कितना, दिस। वहाँ पे भी पार्ट डिफरेंस है, यहाँ पे भी पार्ट डिफरेंस है, तो 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, देखो ये वाली और ये वाली इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से देखेंगे हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 ए अपॉन बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। ठीक है, अब ये जब nth वो निकाल रहे हैं हम पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमम, तो हम यहाँ पर एक्स एन लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स एन स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और एक्स एन की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, देखो एक्स एन स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2n माइनस 1 इंटू ए प्लस बी इंटू बी लेमडा अपॉन ए। ठीक है, और स्क्वायर आ रहा था उसका अंडर रूट हो जाएगा इतना। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एक्स एन की वैल्यू। तो ये क्या आया आपके पास, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जब हमने कंपेयर किया तो हमने एक पोजीशन निकाली nth मैक्सिमम की, nth मैक्सिमम की पोजीशन निकालने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता। ठीक है, तो nth मैक्सिमम की पोजीशन हमने निकाल ली है और एक्स एन इक्वल्स टू इतना आ गया। इसको हम लिख सकते हैं k इंटू 2n माइनस 1, जहाँ पे k जो है वो है a प्लस बी इंटू बी लेमडा अपॉन ए प्लस बी इंटू बी लेमडा अपॉन ए। ठीक है, तो k ये है आपके पास। सिमिलरली अगर हम इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करें, इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करें, अगर इक्वेशन 1 ये और इक्वेशन 3 ये वाली, ठीक है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स एन स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए अपॉन बी ए प्लस बी, इक्वेशन फर्स्ट से आ गया, और इक्वेशन थर्ड में हमारे पास पार्ट डिफरेंस है 2n लेमडा बाई 2। तो इसको हम एक्स एन स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स एन स्क्वायर इक्वल्स टू 2n ए प्लस बी और 2n ए प्लस बी, और ये हो गया, इसको इधर ले जाएंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो ये हो गया 2n ए प्लस बी अपॉन ये ए अपॉन में आ जाएगा और ये बी ऊपर चला जाएगा बी और ये लैम्डा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो एक्स एन जो आ गया आपके पास वो आ गया अंडर रूट 2n ए प्लस बी लैम्डा बाई ए। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं k इंटू अंडर रूट 2n, तो k इंटू अंडर रूट 2n, तो वेयर k जो है यहाँ पे k जो है वो कितना है, अंडर रूट ए प्लस बी लैम्डा बाई ए, दिस। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन 4 एंड दिस इज इक्वेशन 5। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 से आप देखेंगे, इक्वेशन 4 से हम x1 x2 x3 x4 सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो हम देखेंगे कि x1 की वैल्यू निकालें अगर हम इक्वेशन 4 से अगर हम x1 की वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर n की जगह पे हमने 1 पुट करना है, ठीक है, ये यहाँ पर हमने n की जगह पे 1 पुट करना है। तो 1 पुट करेंगे हम तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 × 1 - 1 दैट इज़ 1। तो k x1 इक्वल्स टू k, x2 इज इक्वल टू n इक्वल्स टू 2, तो √3 इंटू के, तो के √3, ठीक है। इसी तरीके से x3 निकालेंगे तो के √5, इसी तरीके से हम x4 निकालेंगे तो के √7 आएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये मैक्सिमम की वैल्यूज़ आ गई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैक्सिमम की वैल्यू आ गई, तो हम इनके बीच में सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच में जो है हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, ये सेपरेशन जिसको बोलते हैं। तो सेपरेशन बिटवीन दी सक्सेसिव मैक्सिमा जो होगा वो कितना होगा, x2 - x1, x2 - x1 इज इक्वल टू k √3 माइनस के √3 माइनस के, ठीक है, ये x2 - x1। तो ये कितना हो गया आपके पास k √3 - 1 इक्वल्स टू ये हो गया आपका 0.732 के, ठीक है। इसी तरीके से x3 - x2 निकालना है तो x3 - x2, तो k इंटू √5 माइनस √2 दैट इज 0.504 k। okay, so we can see here that one second, okay, so we can see here that with increasing order of maxima, जैसे जैसे हम ऑर्डर इंक्रीज कर रहे हैं मैक्सिमा का, यानी कि x1 x2 x3 1 2 3, ठीक है, मैक्सिमा का ऑर्डर हम फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा थर्ड मैक्सिमा बढ़ते हुए मैक्सिमा की तरफ जा रहे हैं, बढ़ते हुए ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं सेपरेशन जो होगा कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में, कंसेक्यूटिव मैक्सिमा यानी कि x2 और x1 के बीच में जो डिफरेंस है, फिर ऐसे ही x2 और x3 के बीच में जो डिफरेंस है, फिर ऐसे ही x3 एंड x2 के x3 एंड x2 x4 एंड x3 के बीच में जो डिफरेंस है, हम देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो विद इंक्रीजिंग दी ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच की जो सेपरेशन होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब फ्रिंज जो है वो फ्रिंज विड्थ, मतलब ना फ्रिंज विड्थ जो है वो क्या होती जाएगी, जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर मैक्सिमा की तरफ जाएंगे फ्रिंज विड्थ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो फ्रिंजेस जो हैं वो, जब फ्रिंज विड्थ जो है ये जो विड्थ है ये जो है डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ये जो फ्रिंज विड्थ है जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं तो हमें ऐसे मिलेगी, ये हो गया, फिर इसकी थोड़ा कम विड्थ हुई, इसकी और कम हुई, इसकी और कम हुई, इसकी और कम हुई, इसकी और कम हुई, और कम और कम और कम और कम, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर मैक्सिमा की तरफ जा रहे हैं, ये जो फ्रिंज विड्थ है ये फ्रिंज विड्थ जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि ये जो फ्रिंजेस हैं वो आपस में बहुत बहुत पास आ जाएंगी, ठीक है। तो ये इससे कंक्लूजन निकला, ठीक है। तो ये था आपका पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज़ की जो पोजीशंस हैं इसके केस में स्ट्रेट एज के केस में, ठीक है, ये था। तो नेक्स्ट जो है इसमें हम हम ये देखेंगे कि इंटेंसिटी जो है वेरियस पोजीशंस पे कैसे होती है, ठीक है। तो इंटेंसिटी फर्स्ट जो है वेरियस पोजीशन, जैसे कि फर्स्ट है आपका इंटेंसिटी एट द एज ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो, ओके। सो ज्योमेट्रिकल शेडो जो है इंटेंसिटी एट द एज ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो, तो ये कहाँ पर हमें इंटेंसिटी देखनी है, फर्स्ट जो है हमारा इंटेंसिटी एट द एज ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे पहले ये देखो कि ज्योमेट्रिकल जो शेडो है वो कहाँ पे बन रहा है, तो ज्योमेट्रिकल शेडो जो है वो ये यहाँ पर बनेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्स्टेकल हमारा यहाँ है तो ज्योमेट्रिकल शेडो भी यहीं कहीं बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का शेडो बनेगा हमारा, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि इस फिगर में कि एज ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो जो है वो, जो एज है ज्योमेट्रिकल शेडो का, ज्योमेट्रिकल शेडो जो है इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल शेडो का जो एज है वो कहाँ बन रहा है, इस पी पॉइंट पे।
तो पोल ऑफ दिस एज जो होगा, पोल जो होगा, लेक्चर ले रही हूँ, पोल लेक्चर से होगा। अब ये क्या होगा, इसमें भाई साइन करने में ना, मैडम बोली तुरंत साइन करके ला, क्लास में हुआ करिए सभी को। सो जो P होगा, पोल जो होगा इस एच का, पोल जो होगा वो कहाँ होगा, ओ पॉइंट पे, ठीक है। पोल ऑफ दिस एज एट वेव फ्रंट इज क्या होगा, पॉइंट ओ, ओके, विच इज़ नथिंग बट दी एज ऑफ शार्प ऑब्स्टेकल। ये क्या है, शार्प ऑब्स्टेकल का क्या है, एज, ठीक है। ये जो पोल है वो क्या है, शार्प, जो ऑब्स्टेकल हमने माना है ये ब्लेड टाइप का, इसका क्या है, एक एज है, ठीक है। सो विद रिस्पेक्ट टू द एज ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, यानी कि पॉइंट पी, द इंसिडेंट वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। एक तो क्या है, अबव द पॉइंट ओ, अबव द पॉइंट ओ क्या हो गया, ओ वाई, और बिलो द पॉइंट ओ यानी कि ओ वाई डैश, ठीक है। सो ओ वाई एंड ओ वाई डैश, तो लाइट फ्रॉम द एंटायर हाफ पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट रिचेस टू पॉइंट पी। देखो यहाँ ऊपर तो कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, तो इसकी वजह से जो लाइट होगी वो पूरी पॉइंट पी पे पहुँचेगी, बट ओ वाई डैश के कारण जो है यहाँ पर क्या होगा, केवल शेडो होगा, क्योंकि यहाँ क्या एक ऑब्स्टिकल है, ठीक है। सो लाइट फ्रॉम द एंटायर अपर हाफ पोर्शन of the wave front reaches to point P, while the light from the lower half portion of the wave front is completely cut off, ठीक है। लोअर हाफ पोर्शन की वजह से जो लाइट जो पोर्शन होगा वेव फ्रंट का वो कम्प्लीटली कट ऑफ होगा बाय शार्प एज ऑब्स्टिकल, दिस शार्प एज ऑब्स्टिकल की वजह से, ओके। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा इस केस में, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो कितना होगा, एम पी इक्वल्स टू, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, मैंने इसमें केवल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ही लिखा है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो होगा हमारे पास, मैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी नहीं लिखा है, इंटेंसिटी लिखी केवल, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो होगा एम पी इक्वल्स टू M1 माइनस M2 प्लस M3 प्लस M4 माइनस, ठीक है, जो कि हमारे पास आता है M1/2, ये हमने कल भी देखा था, M1/2, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो होगा P पॉइंट पे वो कितना होगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि M1²/4, ठीक है। तो M1²/4 होगा, और M1²/4 को हम लिख सकते हैं I0/4, ठीक है। जो I0 है वो क्या है हमारा, I0 इज़ दी वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी एट P इन दी एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टिकल। ये वो इंटेंसिटी है जो अगर हम ऑब्स्टिकल ना रखते तो तब जो इंटेंसिटी होनी थी वो इंटेंसिटी है I0, ओके। सो I0 इज़ दैट इंटेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो है इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड द ज्योमेट्रिकल शेडो, एक तो आपके पास था एज ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेडो पे हमें इंटेंसिटी निकालनी थी, ठीक है। दूसरा हमें निकालना है कोई पॉइंट जो कि ज्योमेट्रिकल शेडो के अंदर हो, वहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, तो वहाँ पर इंटेंसिटी के लिए फिर से हमें उस डायग्राम में देखना पड़ेगा। ये अब हमें क्या करना है, ये जो ज्योमेट्रिकल शेडो जो है इसके अंदर कोई पॉइंट जो हो, उस पॉइंट पी पे, उस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ओके। सो इंटेंसिटी एट पॉइंट इनसाइड दी ज्योमेट्रिकल शेडो, सो अगर हम मान लेते हैं कि पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन जो है वो हम मान लेते हैं इस ज्योमेट्रिकल शेडो के अंदर, जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वो हम मान लेते हैं कि वो कितना होगा, मान लिया हमने इसके अंदर कोई एक पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो उसका जो पोल होगा वो क्या होगा, उसका जो पोल होगा वो ओ होगा, ठीक है। सो इन वेव फ्रंट रीजन ओ वाई डैश, इस ओ वाई डैश वेव फ्रंट रीजन में हमने मान लिया कि कोई पॉइंट अगर जो है यहाँ जिस पे कि हम शेडो इनसाइड दी शेडो रीजन हम कोई पॉइंट मान रहे हैं, उसका जो पोल होगा वो क्या होगा, ओ होगा, ठीक है। अब सपोज वी आर टेकिंग अ पॉइंट P डबल डैश, सपोज हम इस P डबल डैश पॉइंट को ले लेते हैं, तो इसका जो पोल होगा वो क्या होगा, O डबल डैश, ठीक है। सो इन दिस केस द कंप्लीट लोअर हाफ पोर्शन एंड मोस्ट ऑफ द अपर हाफ पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द ऑब्स्टिकल। अब इसमें देख सकते हैं कि मोस्टली जो, क्योंकि हमें इस रीजन के अंदर लेना है, तो हम देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ दी ये वाला पार्ट और मोस्ट ऑफ दी दिस वाला पार्ट
ये पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो एक स्मॉल पार्ट हम कह सकते हैं अपर हाफ पोर्शन का जिसमें कि हमने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लगाया है। अपर हाफ पोर्शन की वजह से हमें जो है जो ओ वाई वेव फ्रंट है वो एक्सपोज हो सकता है, ओके। सो हम जैसे जैसे ग्रेजुअली पी पॉइंट से ज्योमेट्रिकल शैडो की तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शैडो की तरफ, तो हम देखेंगे द first 2 and first 3 half period strips of the upper half of the wavefront are obstructed and amplitude are कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड जो है वो m2/2, m3/2, m4/2, ओके। फर्स्ट 2 एंड फर्स्ट 3 जो हाफ पीरियड स्ट्रिप्स हैं अपर हाफ रीजन के, वो जो है ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएंगे। तो एम्पलीट्यूड जो है वो केवल क्या होगा, m2/2, m3/2 एंड m4/2, ओके। तो ये एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सो इंटेंसिटीज़ जो होंगी वो कितनी होगी, इंटेंसिटीज़ इनका स्क्वायर हो जाएगी, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर। इंटेंसिटीज़ जो होंगी वो होगी m2/2 का होल स्क्वायर, m3/2 का होल स्क्वायर, m4/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड्स m1, m2 एंड m3 जो हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के हैं मैग्नीट्यूड के। तो इंटेंसिटी जो होगी लाइट की डिक्रीज़ करेगी रैपिडली एज वी मूव इनसाइड द ज्योमेट्रिकल शैडो। तो जैसे जैसे जो है हम ज्योमेट्रिकल शैडो के तरफ जाएंगे, ठीक है, इंटेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द इफेक्टिव हाफ पीरियड स्ट्रिप्स जो है अपर हाफ पोर्शन के वेव फ्रंट के, वो जो है वो कट ऑफ हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड द ज्योमेट्रिकल शैडो, ओके। नेक्स्ट जो है आपके पास एक ये न्यूमेरिकल है, तो इस न्यूमेरिकल को आप देखिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं कल के लेक्चर में इसको बताऊंगी, ओके। तो आज के लिए इतना ही है।